कल तक हमने क्या कर लिया, एक वीडियो में हमने कवर कर लिया था, पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया था। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। ठीक है, एक एक जो वीडियो में मैंने केवल रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना बताया था। तो जो कि आप दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताई है मैंने। अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी कवर कर लोगे, पूरा समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया। ये सारी केमिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हो ये सब आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनसे अब मतलब आप इन चीज़ों को जानते होगे तो आप थोड़े स्मार्ट इंसान कहलाओगे कि आपको चीज़ों का ज्ञान है। स्मार्ट कौन होता है? जिसको सब जो चीज़ें जानता हो, बता देगा अरे ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आपको भी स्मार्ट इंसान बनना है ना। स्मार्ट इंसान बनना है तो चीज़ों को जानो। ठीक है, जिसके लिए साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अम्ल क्षार और लवण की बात करें, अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, लवण कौन से होते हैं। देखो जितने भी हमारे यौगिक हैं, जितने भी हम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अ, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कहा कि चार चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखना। परमाणु, अणु, परमाणु अणु क्या है, वो सबसे छोटा कण जिससे हर चीज बनी हुई है। अणु दो परमाणु, दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कण हैं जिससे कोई भी पदार्थ बना हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कहा तत्व और यौगिक। तत्व और, मैंने कहा इनको भी जान लेना अच्छे से। तत्व कौन से होते हैं? तत्व वो होते हैं जो एक ही टाइप के परमाणु से मिलकर जब बने होते हैं तो उसको तत्व कह देते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर आपके पास है, मान लो मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो मैं पूछूं इसके अंदर तत्व है या यौगिक, तो आप क्या कहोगे? तत्व, क्योंकि इसके अंदर जो अणु हैं, इसके अंदर जो अणु हैं वो हैं H2। H2 मतलब ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। अगर मैंने आपको एक बोतल में पानी भर के दे दिया, जो कि अनमोल कुमार दीक्षित मांग रहे हैं, इनको प्यास लग रही है, लेकिन हम बाद में पियेंगे, मुझे भी प्यास लग रही है, आपको भी लग रही है, बाद में पियेंगे। तो अगर मैंने इसके अंदर पानी भर के दे दिया तो ये तत्व है या यौगिक? ये यौगिक है, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी जो होता है उसमें तीन परमाणु से मिलकर बना होता है उसका अणु। और क्या होता है तीन परमाणु? H2O, जिसमें कि दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो जब इसमें जो भरा हुआ है पानी उसको कहेंगे हम यौगिक, इसमें जो भरा हुआ है उसको हम कहेंगे तत्व, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो टाइप के परमाणु से मिलकर बना था। और ये जो हाइड्रोजन गैस दी थी मैंने, वो केवल हाइड्रोजन दो टाइप के सेम परमाणु से मिलकर बना था। समझ पाए इतनी मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर है थोड़ा बहुत? ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब रिवाइज कर लेना। कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस रिवाइज करते रहो फटाफट। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी यौगिक हैं, जितने भी तत्व नहीं यौगिक, हमारे आसपास जितने भी यौगिक हैं वो सब या तो अम्ल हैं या क्षार हैं या लवण हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, तो वो या तो अम्ल है या क्षार है या लवण है, यही हमें ढूंढना है बस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अम्ल की। किसकी? अम्ल की। तो अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। खट्टे मतलब सार इन टेस्ट। कैसे होते हैं? सार। सार समझते हो? सार, SOUR, सार, इसको क्या बोलते हैं? सार। साउर नहीं, सार। सार मतलब होता है खट्टा। तो एसिड, एसिड मतलब अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। ठीक है, और जो क्षार है, क्षार मतलब बेस, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ये खट्टे, खट्टे कैसे लिखेंगे यार? सही है ये? हैं खट्टे? अरे यार चलो, खट सही है। तो साथ में खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप सबसे पहले तो ये कि अम्ल और क्षार की परिभाषा भी पूछी जा सकती है पेपर में। तो आप क्या लिखोगे? पहले खट्टे और कड़वे वाला बाद में लिखना। पहले ये लिखोगे, ये क्या देते हैं? ये जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, H+ आयन देते हैं। कब? जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, और ये जलीय विलयन में घोलने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये भाई दूसरी चीज
खट्टे और ये कड़वे। सही है। तो अगर अम्ल और क्षार की परिभाषा पूछे दो चीज बोल दो इतनी चीज बता देना कि जले विलयन में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं और खट्टे होते हैं, और ये जले विलयन में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। याद रहेगी बात इतनी। कब कब H प्लस आयन कब देते हैं, कब देंगे? जले विलयन में घोलने पर। बिना जल के काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने आपको कोई प्योर वो दे दिया क्या, अम्ल, अम्ल दे दिया ये, ठीक है, H2SO4 अम्ल है, क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या फॉर्मूला है इसका? H2SO4। अभी इसमें जितने भी वो अणु हैं वो सब H2SO4 के हैं। जैसे ही आप इसमें जल डाल दोगे, जल डालते ही इसका जो H है ना वो H प्लस आयन अलग हो जाएंगे, SO4 अलग हो जाएंगे, मतलब H प्लस आयन दे देगा ये जल डालते ही। समझ रहे हो? जल की इसको जरूरत है, बिना जल के इसका काम नहीं चलता। तो वही हमने बोला कि जले विलयन में घोलने पर ये H प्लस आयन देते हैं और ये OH माइनस आयन देते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3। इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि KOH, NaOH और NH4OH। ठीक है। तो ये मैंने कुछ अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है। यहाँ पर क्या H2SO4, HCl, HNO3, देखो सब में H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है। तो जले विलयन घोलने में H प्लस आयन देते हैं, इन सब में OH आ रहा है, OH OH OH। ये जले विलयन घोलने में OH माइनस आयन देते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अम्ल क्षार की परिभाषा क्लियर हो गई? अगर आएगा तो लिख दोगे। अब देखो होता क्या है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर है, कुछ सूचक हैं, जिनसे हमें क्या पता चल जाता है कि अगर मान लो हमें कोई यौगिक दे दिया गया, ठीक है, कोई पानी जैसा दिखने वाला, अपनी लैब में जहाँ में H2SO4 वगैरह रखे रहते हैं, आपको कोई चीज़, कोई यौगिक दे दिया गया, आपसे पूछा जाए कि ये अम्ल है या क्षार है, तो आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर मतलब समझ रहे हो? जो इंडिकेट करे कि आप इधर जाना है कि इधर जाना है। इंडिकेटर इंडिकेट ही तो करता है। ऐसे यहाँ पर इंडिकेटर है, वो बताएगा कि अम्ल है या क्षार है। हिंदी में उसको बोलते हैं सूचक। ठीक है। तो कुछ जो इंडिकेटर्स हैं मैं लिख दे रहा हूँ, वो कैसे काम करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट में। आप फटाफट ध्यान देते रहो, इधर ये देख लो, आप नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स लिख रहा हूँ। इस वाले इससे पेज से आपको एक सवाल तो मिल ही जाएगा पेपर में। ठीक है। आपके दो नंबर पक्के हो गए ये मान लो। या तो अम्ल क्षार की परिभाषा पूछेगा, पूछ लेगा कौन सा अम्ल है कौन सा, अभी दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल बताऊंगा, या तो वो पूछ लेगा। हाँ वो सब मैं बताऊंगा अभी। तो जल्दी फटाफट देखते जाओ। लिटमस, इधर ध्यान दो। लिटमस जैसे अब क्या होता है, जैसे कोई लिटमस है हमारे पास। लिटमस क्या होता है? एक डाई होती है, जैसे मान लो इंक टाइम मान लो। ठीक है। एक लिटमस का पेपर होता है। अब अगर उस पर अम्ल डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? अम्ल, तो अम्ल उसको कैसा कर देगा? लाल। कैसा कर देगा? और क्षार कैसा कर देगा? नीला। और स्टार्टिंग में लिटमस का कलर कैसा होता है? हाँ, बैगनी, बैगनी कलर का होता है वो। ठीक है। अम्ल डालने पर वो लाल कर देता है और ये डालने में नीला कर देता है। याद रहेगी बात आपको? कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना ये सारी चीजें। अच्छा अब देखो, चलो मैं लिख देता हूँ। मिथाइल ऑरेंज इसको क्या कर देता है? इसको कर देता है लाल, और ये कर देता है पीला। ठीक है। फिनोफ्थलीन इसको क्या कर देता है? फिनोफ्थलीन कर देता है इसको कलरलेस, रंगहीन, रंगहीन। हाँ, और ये कर देता है पिंक, पिंक मतलब गुलाबी। अब देखो पीएच का तो अलग है और सार्वत्रिक सूचक की बता दूंगा, अलग है, टेंशन नहीं, याद हो जाएंगे अभी। पहले इनको याद कर लो आप, याद भी तो रहने चाहिए ना साथ के साथ। जब मैं ये नहीं कि लिखा रहा हूँ यहाँ पर केवल याद नहीं करवा रहा, ऊपर वाले तो याद रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अभी 2 मिनट में याद करवा देता हूँ। आपके दिमाग में जब अम्ल बोला जाता है, क्षार बोला जाता है, खतरनाक चीज कौन सी आपको समझ में आती है? ऐसा लग रहा हो देखते ही, ऐसा खतरनाक सा लग रहा हो? क्षार ज्यादा खतरनाक लग रहा है? हैं? दोनों से एक जैसे लग रहे हैं। अरे अम्ल, अम्ल एसिड नहीं सुना आपने? एसिड, एसिड, एसिड सुनते ही आपको कुछ खतरनाक सी चीज दिमाग में आती होगी। एसिड अटैक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लगता है कि नहीं? एसिड डाल देते हैं, वो एसिड मतलब क्या? वो तेजाब, तेजाब एसिड ही तो होता है। तो एसिड डालने से पूरी बॉडी गल जाती है। वैसे तो होता क्षार से भी, बहुत से क्षार भी खतरनाक है। हाँ?
हाँ, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात को। तो अम्ल सुनते ही, एसिड सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कुछ खतरनाक सी चीज। क्या आ रहा है? खतरनाक सी चीज। अब अगर किसी को मार रहे हो, मारते 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 ही रहे, तो कैसा हो जाता है आदमी? लाल हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। वो सूझ इतना भी नहीं मानना कि सुझाई दो, मारते मारते लाल कर देना है। ठीक है, तो खतरनाक चीज है लाल कलर। तो अम्ल क्या कर रहा है? लाल, और ये कर रहा है नीला। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये जितने भी रंग हैं खतरनाक से रंग हैं, ये जितने भी रंग हैं बहुत कोमल से रंग हैं। ठीक है, ये और मिथाइल ऑरेंज तो लाल ही कर रहा है, ये लाल 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 तो याद ही रखने हैं आपको, ये लाल कर रहे हैं। ठीक है, और ये इधर नीला पीला वैसे कलर हैं, तो ये नीला कर रहा है। लिटमस का तो खैर रटी लो आप, ये लाल और ये नीला। ठीक है, ये लाल कर रहा है, ये पीला कर रहा है। इधर आ जाओ, अब ये अम्ल है, ये फेनोल्फथलीन को क्या कर देगा? रंगहीन, रंग ही उड़ा देगा, कलेसी खत्म। ठीक है, रंग ही उड़ा दिया इसने, रंगहीन कर दिया। अम्ल क्या कर देता है? फेनोल्फथलीन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, और ये कर देता है गुलाबी। ठीक है, ये भी अच्छा सा गुलाबी, सुनने में आपको याद आ रहा हो, गुलाबी आंखें। ठीक है, तो ये रंगहीन कर देता है, रंगी उड़ा देता है, और ये गुलाबी कर देता है। इतना याद हो गया आपको? याद रहेगा ये? ठीक है, याद रखना। अब पीएच और सार्वत्रिक सूचक की बात आ गई, यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले मैं बता दे रहा हूँ पीएच, अभी पीएच हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ पर बता दे रहा हूँ पीएच क्या होता है। एक पीएच स्केल होती है जो जिसकी वैल्यू, जिससे हम अम्ल या क्षार को नापते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 14 तक आ सकती है। कितनी आ सकती है वैल्यू? 0 से 14 तक आ सकती है। अगर 0 से 7 तक वैल्यू आ रही है तो वो क्या है? एसिड, अम्ल है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 7 तक। और 7 से अगर 14 तक वैल्यू आ रही है तो कैसी है? तो क्षार है। बात समझ में आ रही है आपको? 0 से पीएच की वैल्यू अगर 0 से 7 है तो अम्ल है, 7 से 14 तक है तो क्षार है। हाँ, तो न्यूट्रल, वो सॉल्ट, लवड़ का होगा, या फिर ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, क्या रंगहीन? तो फेनोल्फथलीन होगा ना। पीएच तो एक स्केल है, मतलब इसमें नंबर आएगा लिखा हुआ। ठीक है, ये बनाई जाती है, देखेंगे इसके बारे में हम। अब सार्वत्रिक सूचक पे आ जाओ। सार्वत्रिक सूचक क्या करता है? ये बहुत सारे सूचकों से मिलके बनाया गया होता है, ये बहुत सारे सूचकों से मिलके बनाया गया होता है, इसलिए सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। ध्यान से सुनते रहना अमित कुमार, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सार्वत्रिक सूचक बहुत सारे सूचकों से मिलके बनाया जाता है। तो ये 7 कलर देता है। कैसे कलर देता है? 7 कलर। विबग्योर आपने शायद कभी सुना हो, सुना है कभी विबग्योर? रेनबो के कलर होते हैं, विबग्योर होते हैं। वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो अब इसमें से आप मुझे ये बता दो कि अम्ल कौन सा कलर कर रहा होगा? ये 7 कलर देगा। मतलब अगर कोई एसिड है या बेस है, 7 कलर आ सकते हैं। तो लाल, यहाँ पर रेड आ रहा है, इधर रेड कौन देगा? अम्ल या क्षार? अम्ल ही देता है रेड। तो बस इसको उल्टा कर दो, अम्ल आगे लिखा है तो विबग्योर तो लिखूंगा लेकिन उल्टा, VIVGYOR। सही है। तो आर अगर हमारा अम्ल है, बहुत खतरनाक अम्ल है, अगर बहुत खतरनाक अम्ल है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सार्वत्रिक सूचक है, वो लाल कलर देगा। कैसा कलर देगा? मतलब कोई बहुत खतरनाक अम्ल है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, अगर इसको मिला देंगे हम, ये सार्वत्रिक सूचक है हमारे पास। क्या है ये? सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें मैंने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। रेड खतरनाक अम्ल है इसलिए। ठीक है, अगर थोड़ा कम खतरनाक होगा तो ऑरेंज कलर देगा, और थोड़ा वीक होगा, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, खाने में भी यूज होते हैं। नींबू क्या होता है? नींबू में एक अम्ल होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। तो नींबू में क्या अम्ल होता है? बहुत दुर्बल अम्ल है, इनको हम खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई दुर्बल अम्ल, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास, इसमें अगर मैं दुर्बल अम्ल डाल दूंगा तो कैसा कलर देगा? ये येलो कलर देगा। येलो जानते हो आप, पीला है। अरे नींबू के रस की बात हो रही है यार, तुम नींबू पूरा नींबू डाल दोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में? यार मतलब वो नींबू लिया इसमें डाल दिया है,
अबे यार, तुम तो शेर हो रहे हो, शेर हो तुम तो। हैं? वो अच्छा लगता होगा देखने में। सुविधा अनुसार उसको काटो फिर डाल लो सब्जी में। चलो ठीक है। ग्रीन, ग्रीन कैसा देता है? न्यूट्रल। जब कोई न्यूट्रल होगा, ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, तो वो ग्रीन कलर देगा। जैसे कि लवण, लवण जो होते हैं वो न्यूट्रल कलर है। जल, जल देता है वैसे तो ग्रीन। जल ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, पता होगा आपको। जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो जो जल है वो ग्रीन कलर देगा, न्यूट्रल होगा वो। ठीक है। और ज़्यादातर जो सारे हमारे लवण हैं बेसिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। देखेंगे अभी, ये सारी चीज़ें चर्चा करनी है बहुत आराम से। फिर ये इसके बाद वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। बैगनी कलर कौन देगा? जो प्रबल अम्ल होगा। इधर से इधर, इधर इधर प्रबल, देखो प्रबल अम्ल, दुर्बल, दुर्बल न्यूट्रल, दुर्बल क्षार, थोड़ा मीडियम क्षार, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कैसा कलर देगा? वॉयलेट। वॉयलेट मतलब बैंगनी बोलेंगे ना इसको, हैं? पर्पल होता है बैंगनी तो, हाँ इसका भी बैंगनी। चलो वॉयलेट है ये, ठीक है बैगनी। तो इंडिगो, ये इंडिगो है। और फिर ये ब्लू है, नीला। समझ गए? ठीक है। तो नीला अगर कलर आ रहा है तो दुर्बल है। क्लियर हो गया ना ये पूरा? ठीक है। इसी तरीके से पीएच में भी, पीएच में मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। पूछेगा इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं? क्या माइनस होगी? क्या माइनस? अरे माइनस होगी, इधर ध्यान दो। अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो ना तो वो अम्ल है ना तो क्षार है, मतलब न्यूट्रल है जैसे कि जल। ठीक है। अगर कोई पीएच की वैल्यू 6 आ रही है तो अम्ल है, लेकिन कैसा है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 1 आ गई तो, हाँ? अगर आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो अम्ल की तरफ बढ़ रहे हो, इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो क्षार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो अम्ल खतरनाक होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। और इधर की तरफ चलते चले जाओगे तो क्षार प्रबल होता जाएगा, खतरनाक होता जाएगा। मतलब यहाँ पर दुर्बल होगा, दुर्बल पर, और थोड़ा बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है। अगर 0 पीएच है तो मतलब बहुत प्रबल अम्ल है। अगर पीएच की वैल्यू, जो एक वैल्यू होगी, जो एक स्केल होती है, उस पर अगर पीएच की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो आप कह दोगे जो जो अम्ल को आप, जो जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हो वो बहुत प्रबल अम्ल है। बात समझ में आ गई? मनीष कुमार सिसोदिया। ठीक है। हाँ क्या? तेजाब में, तेजाब H2SO4 होता है उसमें। हाँ तब HCl, अब ऐसे तो नहीं बता सकता मैं कौन से किस्म होता है। और जो तेजाब वगैरह होते हैं ये बिल्कुल प्योर नहीं होते, मतलब डाइल्यूटेड होते हैं। डाइल्यूटेड मतलब क्या बोलते हैं उसको? तनु, तनु, तनु नहीं समझते? तनु मतलब डाइल्यूटेड, मतलब पानी मिले हुए। ठीक है। प्योर नहीं होंगे। प्योर होंगे तो खतरनाक होता है, बहुत उड़ा देगा, हैं? भूतल की भी उड़ा देगा। समझ गए? ये पूरा का पूरा समझ गए आप? कोई क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? मैं अगर कुछ भी पूछ लूँ अभी मिटा के तो बता दोगे आप मुझे? कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। फेनोफ्थिलीन मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दे रहा है? देख लो अपनी कॉपी पे, उतार लो इसको, दिमाग में उतार लो, फिर मैं पूछूंगा, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। बस इधर ध्यान दो सभी। तो देखो दो, अब गंध सूचक बता रहा हूँ, मतलब सूंघ के हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, लेकिन कैसे? ठीक है। अब दो चीजें, एक तो प्याज, क्या है इसमें गंध सूचक में? पहला है प्याज। अरे प्याज अम्ल नहीं है, सुन लो, प्याज की गंध होती है, प्याज की गंध होती है। अगर प्याज को आप क्या कर दोगे, अम्ल में डाल दोगे तो उसकी गंध चली जाएगी। फिर अगर आपने अम्ल में डाल दिया, फिर सूंघा उसको निकाल के, तो उसमें कोई गंदी नहीं आएगी प्याज में, उसकी गंध चली जाती है। अगर क्षार होगा तो नहीं जाएगी, वो भी नहीं आएगी, जरब भी चली जाएगी। तो ये प्याज क्या हो गया? एक सूचक हो गया। अगर अम्ल में डालोगे तो उसकी गंध चली जाती है। एक वनीला एक्सट्रैक्ट है, एक क्या है? वनीला। हाँ तो नहीं जाएगी, तो फिर सुगंध रहेगी बरकरार। हाँ हाँ क्या? क्या? प्याज। ठीक है।
वनीला, ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, सेम ये ऐसे ये भी काम करता है। वनीला की एक गंध होती है, अगर इसको अम्ल में डाल दोगे तो उसकी गंध चली जाती है बस। हाँ, अब ये मुझे भी नहीं पता वनीला क्या होता है ये, ठीक है, प्याज तो हाँ होता होगा कुछ भी। अरे आपको याद करने से मतलब है कि वनीला को अगर उसमें डाल देंगे अम्ल में तो उसकी गंध चली जाती है और प्याज की भी गंध चली जाती है। तो ये गंध सूचक हो गए, कैसे हो गए, गंध सूंघ के इनको पता कर सकते हैं कि अम्ल है के क्षार है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है वो ध्यान से समझो। तो जो एसिड है, अम्ल है, उनको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं और दो जगह तोड़ रहे हैं। एक तो होता है हमारे खनिज अम्ल, क्या होते हैं, खनिज अम्ल, और एक होते हैं प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल। देखेंगे अभी कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। और एक होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, कि ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, अभी बता रहा था ना इंडिकेटर में, दुर्बल अम्ल। तो ये भी देखना है हमको। तो जल्दी जल्दी देखते जाओ फटाफट आप। सबसे पहले मैं प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की बात कर लेता हूँ। प्रबल अम्ल में कौन कौन से आते हैं आपके, H2SO4, HCl, HNO3। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाम याद रखना, नाम से अगर पूछ ले तो दिक्कत ना हो जाए आपको कहीं। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। इसको हाइड्रोक्लोरिक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो क्लोरिक। और ये कौन सा है, नाइट्रिक। सही है, यहां तक समझ में आ गया। बाकी जितने भी अम्ल हैं वो सब दुर्बल हैं। ये तीन अम्ल केवल प्रबल हैं, बाकी अमित कुमार सब कैसे हैं, दुर्बल हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल क्या है, होता क्या है ये, विनेगर। विनेगर, विनेगर जानते हो क्या, क्या, सिरका, जो चाउमीन में डाला जाता है, यही है वो, CH3COOH। हाँ हाँ, पानी सौ, हाँ, जो पानी सौ डाला जाता है उसमें, किसमें, चाउमीन में, उसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है। तो एसिटिक, उसको केमिस्ट्री की भाषा में एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। स्वाद बढ़ जाता है, ये वैसा होता है ना थोड़ा, कैसा, खट्टा कह सकते हो, खट्टा खट्टापन आता है, अम्ल है तो खट्टा तो हो गई। लैक्टिक अम्ल होता है एक, लैक्टिक, ये किस में होता है, हाँ, दूध में, दूध या दही कह सकते हो, हाँ, लैक्टिक अम्ल। ये टार्ट्रिक, इंग्लिश में टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक कैसे लिखेंगे, टार, रात उड़ेगा, अरे लिख लेना टार्ट्रिक, इमली से, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, सिट्रिक हो गया, सिट्रिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। एक कार्बोनिक होता है, कार्बोनिक, H2CO3, H2CO3 एक होता है हमारा, ये भी दुर्बल अम्ल होता है। जहां तक बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और भी लैक्टिक, ये बताई दिया मैं, सिट्रिक अम्ल बताई दिया, टार्ट्रिक अम्ल इमली में हो गया, कौन सा, हाँ, तो बहुत सारे होते हैं ऐसे तो फिर।
तो ये सारे समझ में आ गए, ये प्रबल हैं ये दुर्बल हैं। अब इनको प्रबल क्यों है ये दुर्बल क्यों है अभी वो भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आ जाओ खनिज अम्ल और प्राकृतिक अम्ल पर। खनिज अम्ल जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, खनिज से मिलते हैं। खनिज से मतलब खनिज एक्सट्रैक्ट, खनिज समझते हो आप, खनिज क्या होता है, खनिज खनिज मतलब जो खनिज निकलते हैं कहाँ से, भूमि से, भूमि अंदर से, धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, ठीक है, कोयला वगैरह से खनिज है ये सब। तो ये खनिज अम्ल कौन से हो गए, जो अंदर से निकाले जाते हैं, जो थोड़े खतरनाक होते हैं। प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मिलते हैं, पेड़ पौधों से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, उनको प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो प्राकृतिक अम्ल ये सारे प्राकृतिक हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं हमको। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू में, दही में, इमली में, इन सब चीज़ों में मिल रहे हैं, तो ये सारे हमारे प्राकृतिक अम्ल हैं। ये सारे के सारे आप उतार दोगे किसमें, प्राकृतिक, केवल इसको छोड़ के। ये जाएगा खनिज में। खनिज में कौन कौन से जाएंगे, सारे खतरनाक होते हैं, प्रबल होते हैं, H2CO3, HCl, HNO3, H2CO3, ये सब हमारे हो गए खनिज अम्ल। बात समझ में आई आपको कुछ थोड़ी थोड़ी, प्रबल में उतारे हैं सारे। अच्छा ये नहीं है, ये एक्सेप्शन है, खनिज है लेकिन प्रबल नहीं है, खनिज है लेकिन प्रबल नहीं है, और बाकी ये सारे इसमें उतार दोगे। बात समझ में आई आपको। खनिज अम्ल, खनिज मतलब जो खनिज हैं, मतलब जो धरती से निकाले गए हैं, और प्राकृतिक अम्ल प्रकृति में मिल जाते हैं, पेड़ पौधों में, इन सब चीज़ों में मिल जाते हैं। प्राकृतिक अम्ल ये सब प्राकृतिक है हमारे, और ये प्रबल दुर्बल। क्लियर है ये सारा, भूलोगे तो नहीं, पेपर में आएगा तो बता दोगे, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्यों होता है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्यों होता है। ये सारे प्रबल क्यों हैं, ये सारे दुर्बल क्यों हैं, ठीक है। तो होता क्या है, लिख रहे हो इसको, बाद में लिख लें, सुन लो पहले मेरी बात। तो जो प्रबल अम्ल प्रबल क्यों होता है कि जब इसको किसी जल के विलयन में मिलाया जाता है, जब प्रबल अम्ल को जल के विलयन में मिलाया जाता है, ये बहुत अधिक H। अच्छा, प्रबल मैंने अम्ल की परिभाषा क्या बताई थी आपको, वे पदार्थ जो जले विलयन घोलने में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो OH माइनस देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो फिलहाल क्षार की तो बात ही नहीं कर रहे, अम्ल की बात कर रहे हैं। तो प्रबल अम्ल कौन से हो गए, जो H प्लस आयन, सॉरी अम्ल कौन से हो गए जो H प्लस आयन देंगे। अब प्रबल अम्ल कौन से हो गए, जो बहुत अधिक H प्लस आयन देंगे। और दुर्बल अम्ल कौन से हो गए, जो कम H प्लस आयन देंगे जले विलयन में घोलने पे। बस इतनी सी बात है। अब जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, लिख अपने आप लेना, मैं लिखवा नहीं रहा, पिछली बार मैंने लिखवाया भी था, ध्यान से इधर देखते जाओ। होगा क्या, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक अम्ल है, कौन सा, H2SO4, HCl ले लो, HCl, फालतू में कंफ्यूजन होगी, कौन सा है, HCl, ठीक है। और मान लो, वैसे तो होंगे बहुत सारे अणु, वैसे तो HCl के अगर थोड़ा सा भी है तो अनगिनत अणु होंगे, लेकिन मान लो इसके 100 अणु हैं, कितने हैं, 100 अणु हैं। अब मैंने इस HCl को पानी में डाल दिया, किस में डाल दिया, इस पानी में डाल दिया, तो 100 के 100 अणु टूट जाएंगे, और कितने, 100 H प्लस आयन दे देंगे लगभग, चलो 99 मान लो, एक आध कम मान लो, 98 मान लो, 98 H प्लस आयन दे देंगे। 100 अणु थे, 100 में से 98 ने H प्लस दे दिया, मतलब HCl टूट गया, किसमें, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। पानी डालते ही ये H प्लस और Cl, अब इसमें प्लस गया तो उसमें माइनस नहीं जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने ले लिया, ठीक है। तो HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, तो सारे के सारे अणु टूट जाएंगे, मतलब 100 में से अधिक से अधिक, मतलब 98 मान लो, एक वैसे बता रहा हूँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है समझाने के लिए, 98 H प्लस दे देगा। और ये और अगर दुर्बल अम्ल होगा, जैसे CH3COOH है, मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, तो इसमें मान लो 100 अणु हैं किसके, CH3COOH के। अच्छा, ये अम्ल है क्योंकि इसमें H है, अम्ल है क्योंकि H है, ये वाला H नहीं, ये वाला H नहीं, ये वाला H। जब इसमें पानी डाला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मान लो इसमें ही पानी डाल दिया, इसमें 100 अणु थे इसके, इसमें पानी डाल दिया हमने, तो जब इसमें हमने पानी डाला तो होगा क्या, ये टूटेगा, जैसे HCl टूटा था H प्लस और Cl माइनस में, ये भी टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। समझ पाए मेरी बात को या नहीं। ये इतना पूरा माइनस होता है, H केवल प्लस होता है, ये तो इसी में पूरे के साथ रहता है। तो ये 100, अगर 100 अणु है इसमें, अगर 100 अणु हैं तो मुश्किल से 20 ही टूटेंगे ऐसे, दुर्बल अम्ल है।
ये दुर्बल अम्ल है ना CH3COOH, तो 100 अगर अणु हैं इसके तो केवल 20 ही टूटेंगे, 20 ही H+ आयन देंगे ये, बाकी के 80 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? अरे एग्जाम्पल मैं वही बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब जैसे आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रबल अम्ल प्रबल क्यों होता है, दुर्बल दुर्बल क्यों होता है, और प्रबल अम्ल कौन से अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, एग्जाम्पल के पे तो ये बता दोगे। प्रबल क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये जले विलयन में घोलने पर अधिक से अधिक H+ आयन देते हैं, और ये दुर्बल अम्ल कम H+ आयन देते हैं, टूटते नहीं है, सारे अणु टूटते नहीं है। बात समझ गई नहीं मेरी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? वो प्रबल हैं, ज्यादा टूट जाते हैं, ज्यादा देंगे, टूट की तो ज्यादा देंगे। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन सोच रहा था, अभी मेरे दिमाग में आया था, इधर ध्यान दो। तो देखो मैंने आपको परसों धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या? अभिक्रियाशीलता। सबसे ऊपर कौन था? हैं? पोटेशियम, ये बताया था मैंने, ध्यान है कि नहीं? ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहना। अगर इन्हीं के पीछे मैं क्या लगा दूं? OH। क्या लगा दूं? इस पे 2-2 क्यों लगाए मैंने, और इस पे 3 क्यों लगाए? हाँ? एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, 3 लगेंगे, इसकी 2 होती है, 2 लगे, इसकी 2 होती है, 2 लगे, क्योंकि OH की तो 1 होती है, K की 1, OH की 1, तो KOH NaOH। अब जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि भाई K और Na ज्यादा क्रियाशील हैं, तो ऊपर वाले जो भी ये सब क्या है? क्षार हैं, ठीक है, सब क्षार हैं। ऊपर वाले दोनों कैसे हैं? प्रबल क्षार हैं, ये भी प्रबल में आता है। ऊपर वाले प्रबल क्षार हो गए, ठीक है, और फिर दुर्बल क्षार हो गए नीचे वाले। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो सबसे प्रबल क्षार हमारे पास K और NaOH है। अब क्षार की परिभाषा बोले तो वही, जो जले विलयन में OH आयन देते हैं, खाने में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं, खाने में कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सब हमारे क्या हैं? जहां तक नहीं, एल्यूमिनियम हमारा वैसा होता है, अभी बताऊंगा। एल्यूमिनियम के चक्कर अलग है, एल्यूमिनियम का चक्कर अलग है, बताता हूं अभी मैं। तो एल्यूमिनियम OH का होल्ड थ्राइस का, अभी फिलहाल यहां पर आप समझ गए इसको। एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो KOH NaOH। अब इसमें आपको जो पढ़ना है, एक होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुले, जल में घुलनशील क्षार। जो जल में घुलनशील क्षार हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली बोला जाता है, ठीक है। एल्कलीज मतलब जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से? KOH और NaOH, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब फिलहाल इसका बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम आ जाते हैं किस पे? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़े थे हमने, ऐसी प्रबल क्षार दुर्बल क्षार पढ़ लेंगे। तो प्रबल क्षार में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ जल्दी फटाफट, अभी बताया मैंने आपको। तो प्रबल क्षार में तो मैंने बता दिया कौन कौन से हो गए आपके, KOH NaOH, ठीक है। और दुर्बल में कौन कौन से हो गए? CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH नहीं, वो नहीं होता, NH4OH। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कौन सा आयन है? अमोनियम, ठीक है। और एक और बात सुन लो, ये जो MgOH का होल ट्वाइस है ना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। ये एंटासिड होते हैं, अभी चर्चा करेंगे इस पर भी एक साथ, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको या नहीं? तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अम्ल के बारे में बताया,
इंडिकेटर के बारे में, सूचकों के बारे में बताया, क्षार के बारे में बताया। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार बताए। प्रबल अम्ल को प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल को दुर्बल अम्ल, और प्रबल क्षार को, अच्छा प्रबल क्षार को प्रबल क्षार क्यों कहेंगे? OH आयन देगा। जो प्रबल क्षार है, जैसे KOH NaOH हो गए, तो ये क्या करेंगे, जल में घोलने पर अधिक से अधिक OH आयन देंगे। क्या करेंगे? अधिक से अधिक OH आयन देंगे, और बाकी जो दुर्बल वाले हैं वो कम OH आयन देंगे, लेकिन कम देंगे। ठीक है, तो दो तीन चार टॉपिक करवाए हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन तो हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जैक्ट फंस जाए। अब जो बताने जा रहा हूँ 3 रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? 3 अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी घुमा फिरा के आपसे उन अभिक्रियाओं से पूछ सकता है। पहली अभिक्रिया बता रहा हूँ अम्ल की। किसकी? अम्ल की। जब किसी अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया कराई जाए, किसी अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया कराई जाए, तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। बात समझ रहे हो मेरी? क्या कहा मैंने? ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं। पहली अम्ल की है अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो H2 गैस का उत्सर्जन होता है। रट लेना इसको, रिएक्शन में लिख लो Zn। Zn क्या एक धातु है, जिंक। इसकी मैं किसी भी अम्ल से क्रिया करवा दूं, चाहे H2SO4 से, चाहे HCl से, चाहे HNO3 से, मैं करवा दे रहा हूं HCl से करवा दे रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। जिंक की HCl से अभिक्रिया, सज्जी नहीं मैं उड़ा दूंगा। तो जिंक क्या करेगा? देखो जिंक ज्यादा विक्रियाशील है हाइड्रोजन से, वही रिएक्टिविटी सीरीज KNa जादू है, जादू। यहाँ पे हल्का चल रहा था, अभी देखते ही देखते मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो हाइड्रोजन ज्यादा ताकत, जिंक ज्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन को हटा देगा, जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ZnCl बन जाएगा। क्या? नहीं, ZnCl2, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 है, प्लस H2 गैस। बैलेंस कैसे कर दोगे इसको? 2 लगा दो, बस हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हुई? जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। यही तो मैंने कहा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो H2 गैस का उत्सर्जन होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी वाली है? जिंक की किससे? H2SO4 से अभिक्रिया। तो यहां पर भी सेम, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस H2 गैस निकल जाएगी। अब ये तो रिएक्शन, मतलब ये वाली तो इंपॉर्टेंट है, इसी में हो सकता है इसी रिएक्शन में कुछ पूछ ले आपसे, या फिर ये कहे कि जब धातु अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, क्या बोलोगे? H2S का उत्सर्जन होता है, और इनमें से कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो। बाकी धातु जरूरी नहीं है जिंक की लोगे, और भी कोई धातु ले सकते हो। मान लो मैं कौन सी ले लूं? मैग्नीशियम ले लो। Mg की अभिक्रिया करा दो, किसी भी अम्ल से करवा दो। कौन से अम्ल से करवा दूं? 3 तो प्रबल है, इनमें से किसी से भी करवा दो, बताओ जल्दी। H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, तीनों में से किसी से भी करवा दो। मित कुमार हैं, HNO3 से कर लो। तो क्या करेगा ये? Mg H को हटाएगा, MgNO3 बनेगा। Mg, अब बहुत ध्यान से सुनना, Mg की संयोजकता है 2 और NO3 की है 1, तो इसकी 2 है तो इस पर 2 लग जाएगा, प्लस यहां से H2 निकल जाएगा, H2 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, 2 लगा दो इस पे। हैं? H2 क्या? H पर 2 क्यों लग रहा है? हैं? हाँ, तो H पे तो 2 ही लगता है। अभी मैंने स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु अकेले तो रहेगा नहीं, एक और परमाणु चाहिए, 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। ये तो भाई मैंने पहली वाली वीडियो है, मैं तीन चार वीडियो अब तक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, सारी एक ही में डाल दूंगा। कल आप सारी देख के आना पहले, तभी आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ आएगी। मैंने पहले ही कहा था, जो पहले दिन पढ़ाया था, जैसे फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये वाली बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई? धातु जब किससे अम्ल से क्रिया करेगी तो H2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो जो अम्ल है वो H की जगह पे चला जाएगा, सॉरी मेटल है, धातु है, वो H की जगह पे चला जाएगा और H को निकाल के H2 गैस निकाल देगा। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल क्लियर है,
कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, ठीक है। और भी अभिक्रिया इसमें आप कर सकते हो बहुत सारी, किसी भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब क्षार किसी धातु से क्रिया करता है, क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा, देखो मैं धातु ले रहा हूं जिंक, धातु ले ली मैंने जिंक, एक मैंने अम्ल ले लिया कौन सा, क्षार ले लिया NaOH, तो यहां से जो बनता है वो आपका हाँ हाँ क्षारी तो NaOH, हाँ उदित नारायण, अभी तुमसे गाना गब्बा दूंगा पूरा। जिंक NaOH, तो क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2Zn सोडियम जिंकेट, Na2Zn, और इसके बाद आता है इसमें OH, नहीं एक सेकंड NaZn की अभिक्रिया हो गई, Na सोडियम आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। तो यहां पर O2 आ जाएगा और प्लस H2, यहां पर भी क्या होती है, सेम चीज है, क्षार जब धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, H2 गैस का उत्सर्जन होता है। अब ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बना है क्या यौगिक, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन है ही है, तो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है वाली, ध्यान रखना है। जिंक की NaSO, अब यहाँ पर क्षार कोई और हो सकता है, धातु भी कोई और हो सकती है, लेकिन ये जो तत्व बना है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी अभिक्रिया में कुछ पूछेगा कि जिंक की जब अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, याद रहेगी बात आपको, ठीक है। सोडियम, अच्छा यहाँ पर ये बैलेंस कैसे है, देखो O की संयोजकता कितनी होती है, 2, O की संयोजकता 2 होती है, 2 दूनी 4 हो गई, प्लस माइनस 4 हो गई, Zn की 2 प्लस की, और Na2 लगाया है क्यों, जिससे कि प्लस 2 रहे। बात समझ पाए अब मेरी या नहीं, थोड़ा बहुत समझ, बाद में बात करेंगे इसमें। फिलहाल ये आप यौगिक ध्यान रखना, सोडियम जिंकेट, कि जब Zn की NaOH से अभिक्रिया करे तो सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस H2S का हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये इतनी रिएक्शन आपको याद रहेंगी सारी, ठीक है। ये तो एक ही, कहाँ देख रहे हो तुम, अक्षय कुमार, अभी कैडना कैप से मिलवा दूंगा तुम्हें, खिलाड़ी पिक्चर बनवा दूंगा पूरी। तीसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीन का मतलब समझते हो, उदासीन का मतलब बताऊं, यहां पर कौन है उदासीन, यहां पर उदासीन तो कोई नहीं है, उदासीन मतलब कोई शांत सा रहता है उसको उदासीन कहते हैं, यहां पर कोई उदासीन है ही नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब देखो अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं, तो जब, क्योंकि उसकी पीएच, आप पीएच के हिसाब से देख लो चाहे किसी के हिसाब से देख लो, पीएच देखो उसकी 7 से ऊपर आती है, इसकी 7 से नीचे आती है। जब इनकी अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो होता क्या है, ध्यान से देखोगे आप, इतनी जगह में दिख रहा होगा, वैसे यहीं लिख दे रहा हूं, जैसे कोई भी अम्ल ले लो, कोई एक क्षार ले लो, आप ले लो, आप कोई पहले क्षार ले लो, NaOH ही ले लो, हटाओ, इसकी अभिक्रिया किसी एक अम्ल से करवा दो, HCl, तो होगा क्या, इसका OH और इसका H एक साथ मिल जाएंगे, इसका Na और उसका Cl एक साथ मिल जाएंगे, Na उधर से Cl, NaCl और H और OH H2O, ठीक है, जल बन गया। OH और H मिलके H2O बन गए, इसका Na उसका Cl मिलके HCl बन गया, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अब जो हम पढ़ने जाएंगे अगला टॉपिक, तीन में है ये, अम्ल, क्षार और लवण, यही तो 3 चीजें हैं इस चैप्टर में।
लिख रहा है अभी भी। तो ये जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई तो जो NaCl बन गया, यही हमारा क्या है, लवण, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। और ये जो NaCl है यही हमारा कॉमन सॉल्ट भी है, कौन सा वाला, जो हम खाने में मिलाते खाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अम्ल क्षार की यही अभिक्रिया होगी, कोई दूसरा अम्ल ले लो, कोई दूसरा क्षार बताओ, कोई KOH ले लो, कोई दूसरा क्षार KOH हो गया NaOH के अलावा, कोई एक अम्ल ले लो, कोई सा भी ले लो, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, अरे HCl तो यहीं भी लिया था, यहाँ पर भी ले लो, कोई दिक्कत। H2SO4 ले लो, तो क्या होगा, K जाएगा SO4 के पास, K2SO4। अब देखो दिक्कत क्या आ रही होगी आपको, ये K2 क्यों लगा दिया, तभी भी मैंने पहले सबसे पहले फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, मैंने कहा फॉर्मूला बनाना सीख लो, नहीं बहुत दिक्कत होगी। तो K2SO4 क्यों बना, वो पहली वाली वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो K गया SO4 के पास, K2SO4, H2 जाएगा OH के पास, H2O, बैलेंस कर लेंगे बस। तो यहां पर भी जब क्षार की अम्ल से अभिक्रिया हुई तो क्या बना, लवण, लवण प्लस जल। तो अगर आपसे उदासीन अभिक्रिया पूछेगा तो क्या बताओगे आप, जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती है तो तब लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने अनमोल कुमार, बताना अभी, है ना, क्या है ना, है ना, तुम बताओ, दांत दिखा रहे हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तुम बताओ। जलीय विलयन कहाँ से आ गया यहाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, जो लवण है, लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक, नमक का होता है इंग्लिश में। तो ये भी क्या है, अब नमक ही है, K2SO4 नमक है, लेकिन खाने वाला नहीं है, जो हम खाते हैं वो NaCl खाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो KOH और भी आप कोई भी अम्ल लो, कोई भी क्षार लो, अभिक्रिया करवा दो तो क्या, लवण और जली प्राप्त होगा। नमक है, काला नमक, अरे मतलब ऐसे तो बहुत सारे नमक बन सकते हैं, इनफाइनाइट नमक बन सकते हैं। अब ये थोड़ा कि ये कौन सा वाला है, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी इतने सारे अम्ल हैं, इतने सारे क्षार हैं, किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते जाओ तो अलग अलग लवण बनते जाएंगे, अलग अलग सॉल्ट बनते जाएंगे। तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कोई तो तुम्हें बता ही दूं कि ये वाला नमक है, हाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बताई अभी आपको, जितना भी मैंने आपको बता दिया सारा इंपॉर्टेंट था। कल हम लवण पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा। कुछ लवण मतलब जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, NaCl को थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस देख लेंगे हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ POP, वो सब सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, तो दूसरे, अब ये एक पार्ट तो ये हो गया चैप्टर का, दूसरे पार्ट में वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। 2 पार्ट में ये चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा आपका, कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। आ रही है बस समझ के, नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा सिर्फ आपको कि इसको घर जाके रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो में डाल दूंगा, शाम तक पक्का डाल, तुम कल भी गए थे, कल वाला डाल देता, कल का आज का एक साथ डाल दूंगा, इसको रिवाइज कर लेना, तो आपकी तैयारी बेहतरीन होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, उड़ा देता हूं मैं।